हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है, जो क्या है एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ठीक है दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का है ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी रिएक्शन भी इसमें है, तो इस बुक को हम लोग सारे केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग। ठीक है दोस्तों, हम लोग का रसायन शास्त्र। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर, गुणधर्मों यानी प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, तो रासायनिक संरचना और पारस्परिक अभिक्रियाओं का और उनके गुणधर्मों का क्या किया जाता है, तो परिणामों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन सी शताब्दी के, तो 18वीं शताब्दी थे। कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी यानी फ्रांस के थे। ठीक है दोस्तों, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी यानी कैमी से हुई है। कैमी शब्द का शाब्दिक अर्थ है काला। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मिस्र से हुई। और मिस्र में कहाँ से, तो मिट्टी यानी कामी यानी कैमी से हुई है। ठीक है दोस्तों, तो कैमी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो काला होता है। ठीक है दोस्तों, तो अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन के अनुसार केमिस्ट्री को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया। तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, तो पहला होता है हम लोग का भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और भौतिक रसायन देखते हैं हम लोग। भौतिक रसायन में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक रसायन में क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत अणुओं का भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कार्बनिक रसायन में देखते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों यानी केमिकल कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन में क्या किया जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त क्या किया जाता है, तो कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे है C2H5OH, CH3COOH। ठीक है दोस्तों, अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। तो अकार्बनिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो अंतर्गत अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे कौन से उदाहरण, H2O, NO2 और SO2 क्या है, अकार्बनिक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये कार्बनिक रसायन में रहता है तो कार्बन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और कार्बनिक में कार्बन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे सी क्या है, कार्बन है, तो इसमें कार्बन कार्बनिक होगा और अकार्बनिक में कार्बन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पदार्थ यानी सब्सटेंस ऑफ मैटर यानी पदार्थ को देखते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, गैस, ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अब पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। जैसे पदार्थ, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो भौतिक वर्गीकरण में कौन से आते हैं, तो ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक में शुद्ध और मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक में हम लोग का शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक में। और भौतिक में ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, अब रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध और मिश्रण हो गया, तो शुद्ध पदार्थ में कौन आ जाएंगे हम लोग का, शुद्ध पदार्थ में एक हो जाता है तत्व हो जाता है हम लोग का, और एक हो जाता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, और मिश्रण में हो जाता है समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ठीक है दोस्तों, अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट दिए, तो अब तत्व में हो जाएगा हम लोग का धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक में हो जाएगा हम लोग का कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो इसे इस सब वर्गीकरणों को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पदार्थ को 2 भागों, जैसे हो गया भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग को शुद्ध और मिश्रण के बीच में बांटा, और भौतिक में ठोस, द्रव और गैस। अब
रासायनिक में 2 पदार्थ में भागा है तो शुद्ध पदार्थ में कौन आ जाएंगे? तत्व और यौगिक। ठीक है दोस्तों। और तत्व में हम लोग का धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में हो जाएगा हम लोग का कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। मिश्रण में हो जाएगा समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। तो भौतिक अवस्था में हम लोगों ने देखा था 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों। अब पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। ठीक है दोस्तों। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती है? तो 3। तो होता है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है दोस्तों। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का ठोस हो जाएगा, ठोस अवस्था, ये द्रव अवस्था और ये होता है हम लोग का गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में पास पास होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़े दूर दूर और गैसीय अवस्था में उस कण क्या है, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम लोग का पहला क्या है, ठोस यानी सॉलिड। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे होता है हम लोग का पत्थर और कोयला। तो पत्थर और कोयले का क्या होता है? तो आयतन और आकार क्या है, दोनों निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थों का क्या होता है? तो आयतन और आकार क्या है, दोनों निश्चित होता है। अब दूसरा है द्रव यानी लिक्विड। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। जैसे हम लोग का पानी, दूध और तेल। तो लिक्विड का क्या होता है? तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या परिवर्तनशील यानी बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोग को पानी, दूध और तेल हो गया। और तीसरा होता है हम लोग का गैस। इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। जैसे होता है कोल गैस और मीथेन। तो कोल गैस और मीथेन क्या है हम लोग का? गैसीय अवस्था में होता है और इसका आयतन और आकार क्या है? दोनों परिवर्तनशील होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों। जैसे होता है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किस में होती है सबसे ज़्यादा? तो गैस में क्या होती है? गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। उससे कम थोड़ा द्रव में होती है और ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों। और घनत्व यानी घनत्व, घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में क्या होता है? घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम घनत्व किस में होता है? तो गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखते चलिएगा। और अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और गैस में क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर आणविक आकर्षण बल। और अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान में सबसे स्थान स्थान किसका होता है? तो गैस का होता है सबसे ज़्यादा और ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों। प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थता किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है। ससंजक बल, ससंजक बल में ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ससंजक बल में, और द्रव में क्या होती है? कम होती है ससंजक बल। और विसरण, विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है यानी फैलने का गुण? तो गैसों में सबसे ज़्यादा होती है और ठोस में क्या होती है? कम होती है। ठीक है दोस्तों। संपीड्यता यानी संपीड्यता मतलब जिसको दबा सकते हैं, यानी गैस को सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ठोस को सबसे ज़्यादा नहीं दबा सकते। ठीक है दोस्तों। संपीड्यता सबसे कम होती है ठोस की और गैस की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है? यानी दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है। यानी कि दृढ़ता एक प्रकार का वह पदार्थ है, यानी टूटने से पहले वो अपने ऊपर क्या करता है? प्रहार का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है दोस्तों। तो एक दूसरे का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, उसी को दृढ़ता कहते हैं। तो नोट है हम लोग का, ये एनसीईआरटी से सीधे डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है दोस्तों। तो पूरा एनसीईआरटी इसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग से आप लोग के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लोग का नोट है ठोस, द्रव और गैस के अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती है। तो पहला होता है तो प्लाज्मा अवस्था और दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी क्या होती है हम लोग की? 2 अवस्थाएं होती है। तो वो कौन सी अवस्था होती है हम लोग की? एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का देखते हैं, जैसे पहला है प्लाज्मा यानी प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होती है हम लोग की? ठीक है दोस्तों, ये हम लोग की क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है दोस्तों। अब प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। जैसे प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। तो प्लाज्मा का कोई क्या होता है? तो निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। और प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स, तो प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 में हुई थी। लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लैंगम्यूर ने दिया था। तो प्लाज्मा नाम किसने दिया? तो इरविंग लैंगम्यूर ने। और प्लाज्मा की पहचान किसने किया? तो विलियम क्रूक्स ने। किस सन द्वारा? तो 1879 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो प्लाज्मा हम लोग की क्या होती है? चतुर्थ अवस्था होती है।
तो यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो प्लाज्मा हम लोग की कैसी अवस्था है? तो चौथी अवस्था है, ठीक है दोस्तों। और फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुई बात है, ठीक है दोस्तों। तो फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है हम लोग का? तो प्लाज्मा ही गैस होती है, ठीक है दोस्तों। फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य और तारों की ऊष्मा यानी ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। तो सूर्य और तारों की ऊष्मा किसके कारण होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हम लोग का बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ठीक है दोस्तों। तो यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करने से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीईसी तैयार किया जाता है। तो कम घनत्व और कम ताप पर पदार्थ को ठंडा करते हैं तो हम लोग का क्या होता है? तो बीईसी तैयार होता है, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जैसे होते हैं, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। तो पदार्थ में हम लोग कितने परिवर्तन? तो दो। तो एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, पहला होता है हम लोग का भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो यह क्या प्रकार की उत्क्रमणीय प्रक्रिया है? इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है परंतु रासायनिक गुण समान होता है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया है भौतिक परिवर्तन, और इसमें पदार्थ के गुणों में क्या होता है? तो परिवर्तन आता है परंतु रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है दोस्तों। रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन आता है, ठीक है दोस्तों। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। तो भौतिक गुण क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक परिवर्तन तो होता है लेकिन वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यानी कि इससे में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था, ठीक है दोस्तों। जो अपने मूल पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो अपने मूल पदार्थ से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक गुणों से क्या होता है? भिन्न होता है। यह अस्थायी परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अपनी जब पदार्थ में परिवर्तन होता है तो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो इम्पोर्टेंट के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे CO2 से सूखी बर्फ बनना। तो CO2 से सूखी बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। हम लोग पहले भौतिक परिवर्तन को देख लेते हैं। फिर मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण भौतिक परिवर्तन। शुष्क बर्फ का सम्मिलेशन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में मक्खन का खट्टा होना होता है रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती का जलना कहेगा तो हम लोग का रासायनिक परिवर्तन, जब वही पिघलना कहेगा तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जलना और पिघलने में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। जो जल जाएगी वो वापस नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों, तो उसको रासायनिक परिवर्तन। और जो पिघलेगी उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। अगरबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन। खाने का पचना तो रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना या इधर जलना क्या होता है? हम लोग का रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना भी क्या होता है? एक ऑक्सीकरण द्वारा जंग लगता है, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। फिर कपूर का जलना क्या होता है हम लोग का? कपूर का जलना जब कहेगा तो हम लोग का भौतिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन। रेत का पानी में विलयन भौतिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इधर। और इधर हम लोग को भौतिक परिवर्तन है ये। लोहे का चुंबकीयकरण क्या होता है हम लोग का? भौतिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। और दूध से दही का बनना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फास्फोरस के केरोसिन तेल में डालना ये हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। सोडियम को पानी में डालना रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का जलना होता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन रासायनिक परिवर्तन। तो इन सभी उदाहरणों को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से।
अब हम लोग कुछ नोट देखते हैं। जैसे होता है मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने में क्या होता है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बात है। ठीक है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती के जलते समय कौन सा हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक दोनों। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चपाती का बेलना और सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है दोस्तों, तो चपाती का बेलना और सेकना भी क्या होता है, भौतिक और रासायनिक क्या होता है, हम लोग का दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर क्या होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना कैसा है, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। तो लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण क्या होता है, हम लोग का जंग लगता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल यानी अर्थात जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। तो जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन प्लस जल यानी और जल वाष्प दोनों की आवश्यकता होती है एनसीईआरटी में। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। तो जो है लोहे पर जो जंग लगता है उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। तो लोहे पर जो जंग लग जाता है तो उसकी आयु क्या होती है, घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। तो जब लोहे पर जो बचाने के लिए जस्ते का जो लेपन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है, तो किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है, तो शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होती है, तो लोहे का कील अपनी क्या करता है, चमक खो देता है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है, तो लोहे को बचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जेडेंसियल यानी जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जस्ते की कमी में धान में खैरा रोग होता है। तो जस्ते की कमी के कारण धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है। लवणयुक्त जल लगने के प्रक्रम की दौड़ को बढ़ा देता है। तो लवणयुक्त जो जल रहता है तो जंग लगने के प्रक्रम की दौड़ को क्या करता है, और बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे होता है रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला है तत्व। तत्व क्या होता है, तो शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, यौगिक क्या होता है, यानी कंपाउंड शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, और मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। तो मिश्रण अशुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, और शुद्ध पदार्थ में मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो तत्व हम लोगों का कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।